हेलो बच्चों। तो रिवीजन लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ध्यान से सुनना। बच्चों, हमारे शरीर में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ठीक, तो डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर है, मतलब एक पेयर में दो क्रोमोसोम है। मेरी हर एक सेल, नाक की सेल, कान की सेल, हाथ की सेल, स्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल में 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर है, मतलब एक पेयर में दो क्रोमोसोम तो 46 क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर, हर पेयर में दो क्रोमोसोम, तो ऐसे 23 पेयर होंगे। और एक ही पेयर के जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जब मेरा स्पर्म फॉर्म्ड होगा, है ना, मैं स्पर्म बनाऊंगा, तो मेरे स्पर्म में 46 में से 23 ही क्रोमोसोम जाएंगे। तो ऐसी सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यहां टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा एक पेयर के अंदर। अब ये भी एक क्रोमोसोम है, इसको आधा क्रोमोसोम मत बोलना। अगर आधा क्रोमोसोम बोला आज के बाद तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये आधा क्रोमोसोम नहीं है, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। इसमें एक क्रोमेटिड है, इसमें दो क्रोमेटिड है, एक येलो और एक ग्रीन। यहां एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहां दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक सेल के अंदर टोटल डीएनए के अमाउंट को बोलते हैं 2C, बट सेल होनी चाहिए डिप्लॉयड। अब यहां चार क्रोमोसोम है, एक पेयर में दो क्रोमोसोम, एक पेयर में दो क्रोमोसोम, तो सेल है डिप्लॉयड। तो इन चारों क्रोमोसोम में जितना डीएनए होगा उस पूरे डीएनए को मिलाकर 2C बोलेंगे। अगर मैं यहां 8 क्रोमोसोम लूं तब भी 2C बोलूंगा, मैं 16 क्रोमोसोम लूं तब भी 2C बोलूंगा। एक डिप्लॉयड सेल में जितने भी क्रोमोसोम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सारे क्रोमोसोम्स के अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं 2C से। ठीक, अब ये नहीं कि चार क्रोमोसोम है तो 2C 8 में 4C नहीं। एक डिप्लॉयड सेल में टोटल क्रोमोसोम का जो टोटल डीएनए है उसको 2C बोलते हैं। हैप्लॉयड सेल में यहां से गैमेट बना तो दो में से एक गया, दो में से एक गया, n इज इक्वल टू 2 गैमेट, तो गैमेट हो गया हैप्लॉयड। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सारे डीएनए मिलाकर रिप्रेजेंट करेंगे 1C। तो टोटल डीएनए अमाउंट इन डिप्लॉयड सेल 2C एंड टोटल डीएनए इन हैप्लॉयड सेल इज 1C। अब इसको समझना, ध्यान समझना। मेरे पास एक सेल है, ठीक, उसके अंदर मान लीजिए एक डीएनए है। अब उसको अगर डिवाइड करके दो सेल बनानी है तो उन दोनों में डीएनए का अमाउंट बराबर बराबर जाना चाहिए, 1 और 1 जाना चाहिए। तो अगर ये सेल डिवाइड करके अपने डीएनए को बराबर बराबर बांटेगी तो इस पे तो 1 डीएनए है, तो इसका बराबर क्या हुआ? इसका बराबर हुआ कि 0.5 एक में गया, 0.5 एक में गया। बट ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। उस सेल में भी 1 जाना चाहिए और इस सेल में भी 1 जाना चाहिए। भाई मेरे पास एक रोटी है, मुझे उसको भी एक रोटी देनी है और इस डॉटर सेल को भी एक रोटी देनी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर मैं अपनी एक रोटी को पहले दो रोटी में कन्वर्ट कर लूं, मैं अपने एक डीएनए को पहले दो डीएनए में कन्वर्ट कर लूं, फिर वो सेल जब डिवाइड करेगी तो एक डीएनए इसमें जाएगा, एक डीएनए इसमें जाएगा। मेरे अंदर मान लीजिए सेल ऑर्गेनेल 10 है, तो अगर मैं दो सेल फॉर्म्ड करता तो सेल ऑर्गेनेल 5 इसमें जाते, 5 इसमें जाते, गलत हो गया। मुझे इसमें भी 10 सेल ऑर्गेनेल भेजने हैं, इसमें भी 10 सेल ऑर्गेनेल भेजने हैं, मतलब मुझे अपने सेल ऑर्गेनेल के नंबर को डबल करना पड़ेगा, मुझे अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करना पड़ेगा। तो सेल को पहले अपने कंटेंट को डबल करना पड़ेगा, तभी तो दो डॉटर सेल में इक्वल जाएगा। मेरे पास एक डीएनए है न्यूक्लियस में, तो मुझे पहले एक से दो डीएनए बनाना पड़ेगा, तब जब आगे जाके सेल डिवाइड करेगी तो दो डीएनए होंगे, एक डीएनए इस सेल में गया, एक डीएनए इस सेल में गया। मेरे पास टोटल सेल ऑर्गेनेल 10 है, तो मुझे 10 से 20 करने पड़ेंगे, ताकि जब दो सेल बनेगी तो 20 में से 10 यहां गए, 10 यहां गए। तो अपने कंटेंट को डबल करने के लिए इंटरफेस होता है। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, इंटरफेस में सेल अपने कंटेंट को डबल करती है, जिसके तीन फेस हैं, G1, S और G2। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डबल इंटरफेस में हो जाते हैं G1 में, कुछ सेल ऑर्गेनेल G2 में डबल होते हैं। डीएनए का अमाउंट डबल एस फेस में होता है, यहां डीएनए की सिंथेसिस होती है। ये एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें मान लीजिए 46 क्रोमोसोम होंगे।
बट मैंने एक क्रोमोसोम लेके समझाया, ठीक है। तो जो भी पेरेंट सेल डिवाइड करने के लिए आती है पहले उसे इंटरफेस करना पड़ता है। जो भी सेल डिवाइड करने आती है उसके एक क्रोमोसोम में हमेशा एक ही क्रोमेटिड होता है, रूल है। तो ये एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, अमाउंट ऑफ डीएनए डिप्लॉयड सेल में कितना हुआ, 2C हुआ। जीवन में कोई चेंज नहीं आया। एस में डीएनए की सिंथेसिस हुई, इस डीएनए से एक और डीएनए बना। तो आप देखिए क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम एक ही है लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। अगर इतना डीएनए 2C है तो भाई इतना डीएनए 4C हुआ ना। जब इतना डीएनए रिप्रेजेंटेड बाय 2C तो यहां डीएनए डबल है, रेड कलर का धागा भी आ गया। तो यहां पर डीएनए इसके रेस्पेक्ट में डबल है। तो अगर ये 2C है तो ये क्या होगा, 4C। यहां भी क्रोमोसोम एक है, ये आधा मत बोलना, ये भी एक ही है, ये एक क्रोमेटिड वाला, ये दो क्रोमेटिड वाला। इसमें और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जब आप इससे इंटरफेस कंप्लीट हुआ, अब आया एम फेस। एम फेस मतलब डिवाइडिंग फेस, सेल डिवाइड करेगी। तो अब ये चीज डिवाइड करेगी तो इससे दो सेल बनी। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां आ गया, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां आ गया। ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमेटिड वाला, ये एक क्रोमेटिड वाला। अगर इतना डीएनए 4C है तो इसका आधा डीएनए क्या होगा, 2C, और इसका क्या होगा, 2C। तो अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, आप पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम लेके चले थे, G1 में भी एक क्रोमोसोम था, S में भी एक क्रोमोसोम था, G2 में भी एक क्रोमोसोम था। डिफरेंस क्या था, G1 के एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, S के एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, G2 के एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड। और जब एम फेस हुआ तो हर एक सेल में एक क्रोमोसोम है एक क्रोमेटिड वाला, हर एक सेल में एक क्रोमोसोम है एक क्रोमेटिड वाला। G1 में पेरेंट सेल में 2C डीएनए था, G1 में 2C था, S में डीएनए की सिंथेसिस हुई, 4C हो गया, G2 में भी 4C रहा, M के अंदर 2C और 2C रहा। जब इतना डीएनए 4C है तो यहां पर डीएनए इसके रेस्पेक्ट में हाफ है, क्रोमोसोम हाफ नहीं है, क्रोमोसोम उतना ही है। यहां भी एक क्रोमोसोम, यहां भी एक क्रोमोसोम, बट डीएनए इसके रेस्पेक्ट में हाफ है। यहां दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहां एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसलिए एम फेस में डीएनए का अमाउंट क्या रहा, 2C रहा। इंटरफेस प्लस एम फेस को बोलते हैं सेल साइकिल। और एम फेस में दो चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में डीएनए बराबर बराबर बढ़ता है, साइटोकाइनेसिस में सेल ऑर्गेनेल बराबर बराबर बढ़ते हैं। अब एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो गई होगी। कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि G1 में 10 क्रोमेटिड है, यही बोला था, और S में क्रोमोसोम का नंबर पूछा। अगर G1 में 10 क्रोमेटिड है तो S फेस में, भाई G1 में 10 क्रोमेटिड, इसका मतलब G1 में एक क्रोमेटिड का मतलब एक क्रोमोसोम था। तो G1 में अगर 10 क्रोमेटिड है इसका मतलब G1 में 10 क्रोमोसोम है। S फेस में जब ये सेल जाएगी तो डीएनए की सिंथेसिस करेगी। तो जब डीएनए की सिंथेसिस करेगी तो क्रोमोसोम का नंबर तो अभी भी 10 ही होगा, बट फर्क क्या आएगा, अब हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। ये एक्स्ट्रा क्रोमेटिड कहां से आई, ये एक्स्ट्रा क्रोमेटिड डीएनए की सिंथेसिस की वजह से आई। तो G1 में 10 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। S फेस में भी 10 क्रोमोसोम है, बट हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि G1 के अंदर 20, मैं तुम्हें कहूं कि S फेस में 20 क्रोमेटिड है तो क्रोमोसोम कितना होगा, S फेस में आपका 20 क्रोमेटिड है तो क्रोमोसोम कितने होंगे, तो क्रोमोसोम होंगे 10, क्योंकि S फेस में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। तो अगर टोटल 20 क्रोमेटिड है इसका मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 10 हुए ना। खुद सोचो, अगर S में 20 क्रोमेटिड है और S में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं तो टोटल क्रोमोसोम 10 हुए। मैंने तुम्हें 10 क्रोमेटिड G1 में दे बोले थे और फिर उसके बाद मैंने तुमसे क्रोमोसोम का नंबर S में पूछा था। मैंने G1 में अगर 10 क्रोमेटिड है तो S फेस में क्रोमोसोम 10 होंगे। मैंने तुम्हें S फेस में क्रोमेटिड का नंबर नहीं पूछा। S फेस में क्रोमेटिड का नंबर 20 होगा तो S फेस में क्रोमोसोम 10 होंगे।
कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो रिवीजन लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, सेल साइकिल का मतलब होता है इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस में सेल अपने कंटेंट को डबल करती है, डीएनए को डबल करती है, सेल ऑर्गेनेल को डबल करती है, इसमें वो डिवाइड नहीं करती। एम फेस में वो डिवाइड करती है, पहले वो डबल करेगी फिर डिवाइड करेगी। अब आप देखिए, मैंने एक पेरेंट सेल ली जो सेल डिवीजन करने के लिए आई है, तो मैंने इसे कहा कि पहले आप अपने कंटेंट को डबल करिए, मतलब पहले आप इंटरफेस करिए। तो एक क्रोमोसोम दिखाया, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया। जब ये जीवन में आई तो 10 सेल ऑर्गेनेल से 17 हो गए, मतलब सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई होगी, काफी सारे सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई होगी, तभी 10 से 17 हो गए। क्रोमोसोम और डीएनए में कोई चेंज नहीं है, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। यहां सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ तो यहां मैंने 17 से 18 सेल ऑर्गेनेल कर दिया, सेल ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ गया। और यहां डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मतलब अब एक क्रोमोसोम तो है बट क्रोमेटिड 2 हो गए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 हो गए। सेम यहां पर भी रहा, यहां माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी की सिंथेसिस हुई, तो मतलब सेल ऑर्गेनेल का नंबर 20 तक पहुंच गया। चीजें डबल हो चुकी हैं, अब ये डिवाइड करेगी। जब इससे 2 सेल्स बनेगी तो प्रॉपर्टी बराबर बटेगी। यहां पर आपका 2 डीएनए है, तो ये वाला क्रोमोसोम यहां आ गया, ये वाला क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट यहां आ गया, क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट यहां आ गया। अब इस पार्ट को डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, 2 डॉटर सेल बन गई। यहां पर 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, यहां एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डॉटर सेल और पेरेंट सेल, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। सेल साइकिल इंटरफेस में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई, इसको आप सेल ग्रोथ बोलते हो। ये तीनों में हुई, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए की सिंथेसिस हुई एक पर्टिकुलर फेस में, एस फेस में हुई, ठीक। एम फेस में सेल डिवाइड किया। तो जितने भी इवेंट होते हैं सेल साइकिल के, उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। सेल साइकिल में ग्रोथ भी है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, ऑल ऑफ दिस। तो सीक्वेंस है इवेंट का जहां पे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है। जीनोम मतलब डीएनए को डुप्लीकेट करती है, कहां होगा? इंटरफेस में। किधर होगा? न्यूक्लियस में। और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल को भी डुप्लीकेट करती है। फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनेल कहां होंगे? साइटोप्लाज्म में। कहां होगा? इंटरफेस। डबल करने के बाद उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है 2 डॉटर सेल में, मतलब ये लाइन एम फेस को रिप्रेजेंट करती है बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये देखिए पेरेंट सेल है, पहले G1 में गई, फिर S में गई, फिर G2 में गई, फिर माइटोसिस किया। माइटोसिस से 2 सेल बनी, वो वापस से G1 में गई, S में गई, G2 में गई, फिर माइटोसिस किया। टोटल कितनी बनी? 4। तो 2 माइटोसिस के बीच में आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन 2 एम फेस। सेल साइकिल का ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वेरी करता है। हमारे अंदर 24 आवर्स लगते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने में, जिसमें 23 घंटे इंटरफेस में लगते हैं, 1 घंटा एम फेस में लगता है। ठीक, ये नॉन डिवाइडिंग है, ये लॉन्ग है, 95% सारा टाइम इसमें निकलता है, या 5% या उससे थोड़ा कम निकलता है। ये डिवाइडिंग है, ये शॉर्ट है। ईस्ट की सेल हर 90 मिनट में डिवाइड करती है, इसकी सेल साइकिल 90 मिनट का है। रेस्टिंग फेस है क्योंकि सेल इसमें डिवाइड नहीं करती, बल्कि सेल डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही है। इसी को एक्टिव फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल कॉन्टिन्यूसली चीजों की सिंथेसिस करती है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 फेस, G1, S एंड G2। हाँ, क्या शानदार टेबल बनाया था। ठीक, सबसे ज्यादा सेल ऑर्गेनेल G1 में सिंथेसिस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस G2 में होगी, डीएनए रेप्लिकेशन S में होगा, सेंट्रियोल का S में होगा, हिस्टोन प्रोटीन S में होगा। सिंथेसिस फेस बोलते हैं S को। तो प्री सिंथेसिस इससे पहला वाला, पोस्ट सिंथेटिक इसके बाद वाला। प्री माइटोटिक, माइटोसिस से पहले G2, और माइटोसिस के बाद दोबारा से इंटरफेस स्टार्ट होगा, मतलब माइटोसिस के बाद दोबारा G1 आएगा, तो पोस्ट माइटोटिक G1। ठीक है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में आ गया आपका G1 फेस, आपका आ गया G1 फेस। डीएनए का मान तो अगर पेरेंट में 2C है तो G1 में 2C, फिर 4C, फिर 4C। क्रोमोसोम का नंबर अगर 2n है, सेम 2n 10 है, तो कोई क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आया। सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म के टर्म्स में तीनों में होती है। ट्यूबलिन प्रोटीन चाहिए सेल डिवीजन के लिए, कहां सिंथेसिस होता है? G2 में। आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस तीनों में होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन। सेल एक्टिव तीनों के अंदर होती है। तो बच्चों, ये है हमारा रिवीजन लेक्चर। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। रिवीजन लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है।
बच्चों एक सेल है जो G1 में है, G1 से S, देन G2, देन M। ये जो पाथवे है इसको सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जो सेल G1 में होती है वो किसी एक दूसरी स्टेज में चली जाती है जिसको बोलते हैं G0। तो G0 में सेल परमानेंट भी जा सकती है। अगर G0 में सेल परमानेंट चली गई तो वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। एग्जाम्पल हार्ट सेल एंड नर्व सेल। सेल G0 स्टेज में टेम्परेरी भी जा सकती है, टेम्परेरी गई और उसको बाद में कमांड आई कि आपको डिवाइड करना है, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल वापस G0 से कहां जाएगी, G1 में जाएगी और G1 से फिर वो नॉर्मल पाथवे को फॉलो करेगी। तो सेल G0 में टेम्परेरी भी जा सकती है और परमानेंट भी जा सकती है। सेल्स खुद तो एक्टिव है, जिंदा है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, लेकिन डिवाइड नहीं करती। डिवाइड नहीं करती इसलिए इसको क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। क्वेसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, सेल एक्टिव है बट डू नॉट प्रोलिफरेट, ये सब यहां पे लिखा हुआ है। मेरी नॉर्मल स्किन सेल है, बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं पर इंजरी हुई, यहां की कुछ सेल्स मर गई, तो मुझे यहां नई सेल्स बनाना पड़ेगा। तो सेल्स अब यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। पहले वो किस में थी, G0 स्टेज में थी, बट अब वो वापस से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी। एनिमल में जो माइटोसिस है वो डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लेकिन प्लांट में माइटोसिस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में होता है। देखिए 2n 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 n n n। लेकिन एनिमल में एक्सेप्शन है आपका इंसेक्ट मेल हनी बी। तो मेल हनी बी को ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें माइटोसिस जो होता है वो हैप्लॉयड सेल के अंदर होता है। तो n से आपके 2n बन गए। एम फेस डिवाइडिंग फेस है, शॉर्ट है क्योंकि 95% तो इंटरफेस में टाइम लगता है। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोला कि जब कोई पेरेंट सेल माइटोसिस करके दो डॉटर सेल बनाती है तो जितने क्रोमोसोम डॉटर सेल में है उतने ही पेरेंट सेल में होते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ड्रामेटिक फेस क्यों बोला, इंटरफेस में चीजें डबल हो गई। ठीक है, फैली हुई हैं, पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में फैला हुआ है। ठीक है, इतना सारा सामान हो गया है, कंटेंट बढ़ गया है। ठीक है, इतना सारा खाना बन गया है। अब ये सारा का सारा खाना इन दो बच्चों में बराबर बांटना है, रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक, प्रोग्रेसिव फेस क्यों बोला, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कोई ब्रेक नहीं आएगा। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोफेस खत्म हो गया है, मेटाफेस आ गया है, नहीं। देर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। चीजें प्रोग्रेसिव है, लगातार चलेंगी। सेल साइकिल आपको बताया कैसे शुरू होगा, G1 S, G2 प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अब एक एक करके हमें पढ़ना है। तो सेल G1 में थी। ठीक है, मैंने हाइपोथेटिकली ये मान के लेके चला कि सेल में 4 क्रोमोसोम है। ये आपके ऊपर है, आप 8 क्रोमोसोम लेके चलिए, 5 लेके चलिए, 6 लेके चलिए, 10 लेके चलिए, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि सेल में फिक्स 4 क्रोमोसोम ही होंगे। मैं बच्चों को समझाने के लिए लेट अस सपोज वी हैव 4 क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, आप कितने भी रख सकते हैं। तो आप देखिए 4 क्रोमोसोम थे और डीएनए का अमाउंट डिप्लॉयड सेल में 2C है। G1 में कोई चेंज नहीं आया। S में जब डीएनए रेप्लिकेशन आया तो एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड बन गई। ये देखिए, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड बन गई। पहले यहां एक क्रोमेटिड थी एक क्रोमोसोम में, अब 2 क्रोमेटिड हो गई। ठीक है, इन दोनों क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड को बोला सिस्टर क्रोमेटिड। डीएनए का अमाउंट बढ़ा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। यहां पर भी सब कुछ ऐसा ही है। इतनी क्लियरली चीजें आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं क्रोमोसोम, मैंने तो इसलिए दिखाया ताकि आपको समझाना आसान हो। ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा डीकंडेंस दिखेंगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई ऊन का गोला है, धागे आपस में लिपटे हुए हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहां पर आप क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म देखते हैं जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ऐसा दिखेगा, बताओ। अब मैं कहूं ये 4 क्रोमोसोम है, मान लो, आप मानोगे नहीं। अब उसके बाद आप आए अर्ली प्रोफेस एंड देन लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में देखिए ये एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड कैसे दिख रही हैं, एक क्रोमेटिड येलो से दिख रही है, एक लाल से दिख रही है। और अब लेट प्रोफेस में देखिए कैसे दिख रही है, यहां क्रोमोसोम लॉन्ग है, यहां क्रोमोसोम शॉर्ट है, यहां क्रोमोसोम लंबे हैं, यहां छोटे हैं, यहां पतले हैं, यहां पर थिक है, यहां डीकंडेंस है, यहां पर कंडेंस है। ठीक है, यहां डीएनए में नंबर ऑफ कॉइल्स आपकी कम है, लेकिन यहां नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, चीजें उतनी छोटी होंगी, उतनी कंडेंस होंगी, उतनी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं कहूं यहां लॉन्ग थिन शॉर्ट थिक, ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो मटेरियल है जिसको आप डीएनए बोलते हैं, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है अर्ली प्रोफेस में, और अर्ली प्रोफेस से चीजें लेट प्रोफेस की तरफ जा रही हैं।
अब आप यहां पर देखिए, यहां विजिबिलिटी कम है, यहां विजिबिलिटी ज्यादा है। तो जहां विजिबिलिटी कम है इसका मतलब वहां पर जो क्रोमोसोम है वो लेस डिस्टिंक्ट है। लेस डिस्टिंक्ट का मतलब है लेस विजिबिलिटी। जो क्रोमोसोम का धागा है वो इस तरीके से उलझा हुआ है कि आपको क्लियरली चीजें पता नहीं चल रही हैं। ठीक है, एक ऊन का गोला लो, बाजार से खरीद के लाओ, कितने अच्छे से लपेटा हुआ है, उसको ये मान लो। एक ऊन का गोला लो, आप खोलो और उसके बाद आप लपेटो, उसको ये मान लो। तो यहां डीएनए लेस डिस्टिंक्ट है। लेस डिस्टिंक्ट का मतलब है उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, यहां मोर डिस्टिंक्ट है। यहां लेस डिस्टिंक्ट क्यों है? क्योंकि डीएनए में इंटरवाइंड बहुत ज्यादा है, उलझा बहुत ज्यादा है, और उसी को बोलते हैं टेंगल्ड। यहां डीएनए ज्यादा उलझा है, यहां डीएनए सुलझा है। सुलझा मतलब अनटेंगल्ड। तो ये हमने आपसे बात की थी। ठीक, फिर आपको कुछ यहां पर क्वेश्चंस कराए थे कि सबसे ज्यादा इंटरवाइंड डीएनए कहां होगा। मोर इंटरवाइंड मतलब नॉट डिस्टिंक्ट, G1 S G2, तो आंसर जाएगा G1, क्योंकि यहां से धीरे 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 आप क्लियरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, विजिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन ऑप्शन में अगर ये दो हो, मोर इंटरवाइंड, तो आप लगाओगे अर्ली प्रोफेस, लेकिन अगर सारे होंगे तो आप लगाओगे G1। तो G1 में सबसे बुरी हालत, एस में थोड़ा ठीक, G2 में थोड़ा ठीक, अर्ली में थोड़ा ठीक, प्रोफेस में और ठीक। ठीक, अब मैं कहूं मोर टेंगल डीएनए कहां है, मोर टेंगल डीएनए आपने अर्ली प्रोफेस बोला था, लेकिन अगर मैं सारे ऑप्शन दे दूं तो जो सबसे शुरू का स्टेज आएगी वहां और खतरनाक होगा। आप खुद सोचो, जब अर्ली प्रोफेस में चीजें उलझी हुई हैं तो अर्ली प्रोफेस से पहले इंटरफेस आता है, तो वहां तो और खतरनाक उलझी होंगी। तो बच्चों, रिवीजन लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रोफेस में हम बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो लेट प्रोफेस में आपका गायब हो जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल की हम बात कर रहे हैं। ये वाला जो सेंट्रियोल है मतलब सेंट्रोजोम, जिसके अंदर दो सेंट्रियोल है, ये यहां से अपोजिट पोल में चलना स्टार्ट होगा और अपोजिट पोल पे यहां पर रीच कर जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेंट्रोजोम अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट हुए, अर्ली प्रोफेस, अपोजिट पोल पे पहुंच गए, लेट प्रोफेस, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, अर्ली प्रोफेस, डिसअपियर्ड हो गया, लेट प्रोफेस। ठीक, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हुआ, बट वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को टच नहीं करता। पोल्स पे जो सेंट्रोजोम है यहां से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं एस्टर या फिर एस्ट्रल रेस। तो यहां एस्टर है, यहां एस्टर है, ये स्पिंडल फाइबर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर आप बोलते हैं टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर माइटोटिक एपरेटस। ठीक, गोल्गी बॉडी और ईआर आपके लेट प्रोफेस में डिसअपियर्ड हो जाते हैं, और यहां आप एक क्रोमोसोम में देखोगे तो आपको दो क्रोमैटिड दिखेगा। ये चार्ट आप देख सकते हैं प्रोफेस तक 4 and 4C। उसके बाद मेटाफेस में क्या हुआ? मेटाफेस कैरियोकाइनेसिस की सेकंड स्टेज है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, डिसअपियर कहां होते थे? लेट प्रोफेस में। तो अगर सेल लेट प्रोफेस में है, तो अगर कोई सेल लेट प्रोफेस में है इसका मतलब मेटाफेस आने वाला है। रात जाने वाली है मतलब सवेरा आने वाला है। प्रोफेस खत्म होने वाला है मतलब मेटाफेस आने वाला है। तो तेरा जाना, डिसअपियरेंस होना, डिसइंटीग्रेशन होना न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक साइन है कि अगली स्टेज आने वाली है। मेटाफेस में क्रोमोसोम सारे सेंटर में आ गए, इक्वेटर पे आ गए, और सेंटर में ये जहां एक जगह पर सबके सब लोग खड़े हो जाते हैं, तो एक सेंटर में जो प्लेट बनती है उसको मेटाफेसिक और इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। अगर हम 10 बच्चे एक लाइन में ऐसे खड़े हो जाएं तो ये जो एक लाइन है इसको एक मेटाफेसिक प्लेट बोलेंगे। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ। क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी करना है, मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है, साइज स्टडी करना है, नंबर स्टडी करना है, बट शेप नहीं। कहां करोगे? मेटाफेस में करोगे। स्पिंडल फाइबर शानदार बनी है, ठीक है, और कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, क्रोमोसोम शॉर्ट हो चुके हैं, क्रोमोसोम थिक हो चुके हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद था एनाफेस। एनाफेस में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। तो ये डॉटर क्रोमैटिड ऊपर चली गई, ये डॉटर क्रोमैटिड नीचे चली गई। सिस्टर क्रोमैटिड या फिर डॉटर क्रोमैटिड मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो आप देखिए, क्रोमैटिड क्रोमैटिड, हर क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर आ गई।
इसको डॉटर क्रोमेटिड बोलते हैं, और इसी डॉटर क्रोमेटिड को ये समाज डॉटर क्रोमोसोम बोल रहा है। अब 4 क्रोमोसोम नहीं रहे, अब 8 क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया एनाफेज में। और जब ये क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर रहा है, तो पोल की तरफ सेंट्रोमियर है, और पीछे जो आ रहा है वो आपका क्या है, पीछे आपका आर्म्स है। ये आपको समझ में आ गया। लीड कर रहा है सेंट्रोमियर और ट्रेलिंग बिहाइंड है आपका आर्म्स। तो बच्चों, ये हमारा रिवीजन लेक्चर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। रिवीजन लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। बच्चों, एनाफेज में क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई थी, है ना। तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग तब होगी जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट किए थे, जिसकी वजह से आपका जो डॉटर क्रोमेटिड है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, वो अपोजिट पोल पे मूव किया था। अब इन्हीं डॉटर क्रोमेटिड को आप डॉटर क्रोमोसोम बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आप यहां देखिए क्रोमोसोम के नंबर 8 हो गए, मतलब क्रोमोसोम के नंबर डबल हो गए। यहां आप शेप स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज होता है। ठीक, इसके बाद है टीलोफेज। अपोजिट पोल पर जो क्रोमोसोम पहुंचे थे, वो क्रोमोसोम टीलोफेज में डीकंडेंस हो जाएंगे। तो टीलोफेज में वो क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल में थे, वो डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाएंगे। मतलब क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर रहा है। यहां वो सारी चीजें होंगी जो प्रोफेज में हुई थी, उसकी रिवर्स होंगी। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ कंडेंसेशन नहीं, यहाँ डी कंडेंसेशन होगा। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हुआ था, यहाँ स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व होगा। प्रोफेज में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुए थे, यहाँ पर वापस आएंगे। तो इन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स क्या है, डीकंडेंस फॉर्म है। किसकी, क्रोमोसोम की। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। इसके सराउंडिंग में क्या आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। तो यहां आपका कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस के बाद आपकी कितनी सेल बनेगी, 2। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म था, ये बटेगा, तो इससे 2 सेल बन गई। ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। और हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 4 है। तो जब आप पेरेंट सेल लेके चले थे, तो क्रोमोसोम का नंबर 4 था। जब टीलोफेज खत्म हुआ, क्रोमोसोम का नंबर 4 है। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर, सॉरी, डीएनए का कंटेंट 2C था। जब खत्म किया तब भी 2C है। क्यों, क्योंकि 8 हाफ चपाती का मतलब 4C है। अगर 8 हाफ चपाती का मतलब 4C है, तो फिर 4 हाफ चपाती का मतलब क्या होगा, 2C होगा। ठीक, और क्रोमोसोम में यहाँ एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, और यहाँ भी आपका एक क्रोमेटिड है। तो डॉटर सेल और पेरेंट सेल सिमिलर है। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। अब सेल है टीलोफेज स्टेज में, स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व हो चुका है। ठीक, ये एनिमल सेल में बाहर है सेल मेम्ब्रेन। ये आपका 2 न्यूक्लियस है, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। बीच में एक रिंग बनी, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ठीक है, जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की बनी। आप इसको माइक्रोफिलामेंट की रिंग भी बोल सकते हैं। ये रिंग सेल मेम्ब्रेन को टच कर रही है। अब ये रिंग के जो प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस चीज को बोलते हैं फरो। ये फरो और डीप होगा, तो और रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फरो और डीप हो गया। मतलब यहां जो मूवमेंट हुआ वो पेरिफेरी टू सेंटर हुआ, बाहर से अंदर की तरफ हुआ। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। प्लांट के केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल वॉल है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो स्ट्रेच नहीं कर सकती। तो टीलोफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व हो गई, बट इक्वेटर पर कुछ स्पिंडल फाइबर, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल का पोर्शन है, उसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पर मिक्स हो गए गोल्गी बॉडी के वेसिकल, तो आपकी जो चीज बनी उसको बोला सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट ग्रो कर रही है, अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर रही है। ठीक है, अंदर से मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ ग्रो कर रही है। इसने बना लिया मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला से अंदर की तरफ यहाँ प्राइमरी वॉल बन गई। इस तरफ भी मिडिल लैमेला से अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल बन गई। फिर उस प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बन गई, और इस तरफ भी प्राइमरी वॉल से सेकेंडरी वॉल बन गई अंदर की तरफ, और आखिरी में आपकी 2 सेल्स फॉर्म्ड हो गई। कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस एक सेल में आ गए। अब होना था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से सेल वॉल बनती है। तो अगर इसके बीच में सेल वॉल बन जाती, अगर आपका इसके बीच में
सेल वॉल बन जाती तो अब आपकी कितनी सेल हो जाती, 2 सेल हो जाती। बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, दोबारा से कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन आ गई, इसको बोलते हैं सिनसिटियम। नारियल का जो पानी आप पीते हो उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल है। बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन है, एक है जनरेशन, एक है डिवीजन। जनरेशन आए 64 सेल के लिए, एक में माइटोसिस हुआ 2 सेल बनी, 2 में माइटोसिस हुआ 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये टिक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो जनरेशन हो गई आपकी 6। अगर डिवीजन पूछा तो एक सेल में एक माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, इसमें माइटोसिस हुआ तो फिर 2 सेल बनी, इसमें माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, यहाँ टोटल सेल 1, यहाँ टोटल सेल 2, यहाँ टोटल सेल 4। तो 4 सेल बनाने के लिए कितने डिवीजन हुए, 1 2 3। अगर 4 के लिए 3 हुए तो 64 के लिए होंगे 63। बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।